So, hi everyone, Jitesh Tiwari here. Again, welcome to our channel. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, बहुत दिनों के बाद आज हम कनेक्ट कर रहे हैं। आज मेनली कनेक्ट करने का रीज़न यही था कि जो ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, स्पेसिफिकली जो वॉर ईरान इसराइल की एंड अमेरिका की चल रही है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल ऑलरेडी शूट अप हो चुका है। उसका रिपरकशंस इंडियन मार्केट पे आ रहा है। लास्ट 2 वीक से मार्केट डाउन एंड डाउन चल रहा है एंड मल्टीपल इफेक्ट्स आर देयर। सो उसके बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे, पास्ट के थोड़े इवेंट्स देखेंगे, देन ये भी देखेंगे कि किस तरह एक रिटेल इन्वेस्टर को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज टाइम की एक खास बात होती है कि वो हमेशा चेंज होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक शॉकिंग फैक्ट बताओ आपको। 1999 में कारगिल वॉर हुई थी इंडिया में, जब सेंसेक्स 2 ही दिनों में 18 टका गिरा था। एंड उसके बाद 2008 हुआ। देन सडनली जब मार्केट क्या लेमन ब्रदर्स ही कोलैप्स हो गया था, इंडियन मार्केट घुस चुका था नीचे 22 में। देन कोविड आया, कोविड के अंदर मार्केट वापस डीप चला गया। देन 2022 में रिसेंटली रशिया यूक्रेन हुई, तब सेंसेक्स एक ही दिन में 2700 पॉइंट टूट गया। तो ये सब चीज़ों में आपको एक चीज़ बहुत सी कॉमन है कि इन सब का रिवाइवल टाइम एक था कि कितने दिनों में ये सब चीज़ रिवाइव हो चुकी थी। वॉर कोई भी हो, जियो पॉलिटिकल टेंशन तो रहने ही वाली है। फ्रॉम द डे इंडिया हैज़ बिकम द इंडिपेंडेंट, उस दिन से आज तक हमारा शायद ही कोई ऐसा 2 या 3 डिकेड गया जहाँ पे हमने वॉर ना की हो, या फिर कहीं और दुनिया में वॉर ना हुई हो। तो वी आर एनीवेज गोइंग टू बी ऑलरेडी अकस्टम कि जहाँ पे हम लोग इस सिनारियो से गुजरते ही है, हम वापस बाउंस बैक करते हैं। सो राइट नाउ हमें ये चीज़ देखनी है कि इस क्रूशल टाइम से निकलने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि क्या होगा, आपकी बरसों की मेहनत आपने जो म्यूचुअल फंड में डाली है, आपने स्टॉक्स में डाली है, आपने किसी और चीज़ों में डाली है, पैनिक हुआ, सेल किया, और फिर अगर नॉर्मलाइज हो गया जल्दी तो आप इम्मीडिएटली रिग्रेट कर लोगे। फिर वही बात हो जाती है कि हमारे दादा ने कोई ज़मीन खरीद के रखी थी और कुछ पैसों में बेच दी, नहीं बेचनी चाहिए थी आज के ज़माने में, क्योंकि गलत डिसीजन उस वक्त लेना वो सालों की मेहनत बर्बाद करने जैसा है। एंड तो सो बेटर रहो, ये वीडियो सीरियसली काम आएगी। चलो देखते हैं आगे। सो ऐसी सिचुएशन में आप अपना कोई भी ब्रोकर देखो, जीरोधा देखो, आपका ग्रो देखो, लाल रंग होगा। सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि बेच दूं या कंटिन्यू करूं। क्वेश्चन ये होता है कि आपने बेसिस किस तरह से चालू किया था, आपका डिपेंडेंसी कितना है इस मार्केट पे। आपका डिपेंडेंसी, आपका ब्रेड एंड बटर, आपका घर इसी मार्केट ट्रेडिंग पे चल रहा है, तो बॉस आप बहुत ही क्रूशल सिचुएशन पर हो, आपके लिए कुछ और स्ट्रेटेजी काम होगी। जो मैं बताने वाला हूँ वो उसके लिए है जिसने अपना पैसा, सेविंग का पैसा डाला है, ना ही कि किसी लोन पे लेके डाला है, और ना ही जो पैसा ज़रूरत का है उसे डाल दिया है। बिकॉज मार्केट आपको पैसा तभी देता है जब आपको ज़रूरत नहीं होती है। ये मार्केट का गोल्डन रूल है। सो पहले आप इन सब डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि वॉर मार्केट एक्चुअली कैसे अफेक्ट कर रहा है हमें। सेकंड थिंग होगा कि इंडियन मार्केट का स्पेसिफिक बिहेवियर क्या है इस बारे में। थर्ड वन हम देखेंगे कि 5 प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम सबको इस वक्त कंसिडर करनी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। तो अब चलते हैं किस तरह एक एक चीज़ें अफेक्ट होगी मार्केट में। ओके, सो अब जियो पोलिटिकल टेंशन तो आपका चल ही रहा है। वॉर इज इक्वल टू मार्केट केस, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि दलाल स्ट्रीट हमेशा इम्पेक्ट होती है दुनिया में कोई भी कहाँ पे भी हो। बिकॉज हमारे यहाँ आज भी एफआईआई पे डिपेंडेंसी बहुत है, एंड हमारा इम्पोर्ट आज भी दुनिया भर से है, मेनली यूरोप, अमेरिकाज एंड अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज एज वेल। बिकॉज मेजर डिपेंडेंसी वहाँ पर, तो कहीं पे भी दुनिया में कुछ भी हुआ तो हमें होने ही वाला है। इनफैक्ट चाइना भी हम उस पर उतने ही डिपेंडेंट है। जैसे मैंने कहा, जैसे कारगिल वॉर 1999 में हुई थी, सेंसेक्स से जस्ट 2 ही वीक में 18% डाउन हो गया था। रशिया यूक्रेन वॉर लेटेस्ट वन, जो आप बोलोगे 27 पॉइंट सिंगल डे में चला गया था। अब इसमें होता क्या है, लेट अस डिस्कस दिस कि भाई ये साइकिल किस तरह वर्क कर रही है। पॉइंट नंबर 1, जैसे ही अटैक की न्यूज़ आती है किसी भी वॉर की, वहाँ से फियर पैदा होता है। फियर ऑफ वॉट? फियर ऑफ आपका इंपोर्ट, कि हमारी जितनी भी डोमेस्टिक चीज़ें हैं जहाँ से इंपोर्ट हो रही है
उनका डायरेक्ट प्राइस हाई हो जाएगा, क्योंकि या तो आपका सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। सप्लाई चेन मतलब सिंपल वर्ड में बोलो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होगा। फिर वहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा तो वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, वहाँ पर ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। फिर जैसे ही दूसरी मार्केट में जो एफआईआई है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है, उनको मार्केट में जहीं पे भी ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, कि वहाँ पर इंपोर्ट की वजह से उनकी इकोनॉमी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो वहाँ से वो अपना माल बेच के बाहर निकल जाएगा। सो दैट कम्स दी एफआईआई पार्ट। और जैसे ही एफआईआई निकलते, देन दे एग्जिट इन द टर्म्स ऑफ करोर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोर्स में उनका इन्वेस्टमेंट होता है, और उसी तरह बाइंग भी होती है और उसी तरह थाउजेंड एंड करोर्स में सेलिंग भी होती है। जैसे ये सेलिंग हुई, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या कितने ही बड़े एचएनआई हो या फिर इवन डीआईआई भी उसे संभाल नहीं पाते, मार्केट सडनली ड्रॉप होता ही होता है। फिर वहां पर सेकंड उसका पैसा जाता कहाँ पर है? एफआईआई निकाल के फिर सेफ हेवन में डालते हैं, जैसे कमोडिटीज। कमोडिटीज में मेन तो आपका गोल्ड में जाता है। जैसे गोल्ड तो ऑलरेडी साल भर, 1.5 साल में इतना रन हो चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। गोल्ड में जाता है, यूएस ट्रेजरी में जाता है, यूएस बॉन्ड्स में जाता है। तो ये साइकिल होती है मार्केट की, और हम लोग यहाँ पर बीच में खड़े हुए, कि जहाँ हमारे यहाँ से एफआईआई का एग्जिट हो रहा है, वे भी हेवीली। अब शॉर्ट टर्म में तो इमोशनल मशीन है मार्केट, तो वो तो नीचे जाने वाली है। सेलिंग प्रेशर होगा ही होगा, जो आप और में कोई भी संभाल नहीं सकता है। आपको सेकंड इम्पैक्ट जो आपका मेन होगा, वो है आपका क्रूड ऑयल। अब एग्जिस्टिंग वॉर की बात करेंगे, ईरान इसराइल और ईरान यूएस की वॉर की वजह से क्रूड ऑयल पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, आप सबको पता है। ईरान इट्स वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, एज वेल एज जो अपार्ट फ्रॉम दिस 20% ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल, वो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके हुए आता है, जो कंट्रोल करता है बाय एंड लार्ज ईरान। बिकॉज राइट नाउ द ईरान का उस पर अपर हैंड इस तरह है, बिकॉज इट हैज़ द ड्रोन विच इज़ अ क्वाइट चीपर ड्रोन एज कम्पेयर टू अदर्स, और वो ड्रोन से वो किसी भी शिप को उड़ा सकता है। सो राइट नाउ ईरान का उस पर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्रोल है उस पर। तो वहाँ से जो ईरान को अग्री होगा, वही शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को क्रॉस कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि क्रूड ऑयल का रेट जो है, जो कभी 60-70 डॉलर पर बैरल होता था, वो $120 तक हो गया। और अगर ये $200 तक चला गया तो देन बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। सो एवरीबडी विल ट्राई कि ये स्टेबल ही रहे या फिर कम हो, जिस जल्द से जल्द ये वॉर ख़त्म हो। इंडिया आज भी थर्ड लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर है। तो बट ऑब्वियस है, हमारा डीजल, हमारा पेट्रोल, एविएशन फ्यूल, ये सभी चीज़ें हमारी, या फिर एलपीजी बोलिए या एलएनजी बोलिए, ये सभी चीज़ हमारी इंपोर्ट की लार्जेस्ट आइटम है, जो हमारी मोस्टली मिडिल ईस्ट से आती है, या तो फिर वेनेजुएला या फिर यूएस से होके आती है, जो डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इम्पैक्ट हो रही है। इसकी वजह से हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट पे होगा। हमारा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा अगर ये वॉर ऐसे ही कंटिन्यूस आगे बढ़ती रही, एज वेल एज क्रूड ऑयल का भाव भी अगर हाई रहा तो। अगर ये बढ़ा तो आरबीआई को इनडायरेक्टली आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, यू डोंट हैव अ चॉइस। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। तो जो वॉर का इम्पैक्ट है, इस नॉट ओनली कि स्टेज और 1 और 2 के लिए लोग सोच रहे हैं कि बस ऑयल का भाव बढ़ा तो हमारा पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा, दैट्स इट। नहीं, बस इसका इम्पैक्ट आरबीआई पर भी जाएगा, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और आरबीआई का रेट बढ़ाएगी तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। तो आपका जितनी भी इंडस्ट्री है, जिन जिन इंडस्ट्री ने लोन लेके रखी है, उनका भी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, और जैसे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जाएगी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी डाउन लड़ गई तो उसका नेक्स्ट इम्पैक्ट होगा आपके उसके शेयर मार्केट प्राइस पर। सो वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ रेड पोर्टफोलियो नहीं है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक चेन रिएक्शन भी है। ठीक है, अब चलो फटाफट, एक इसे तो हमने ऑलरेडी देख चुका है, कारगिल वॉर किया था, जो ड्रॉप हुआ था वो 40% 6 मंथ्स में, और नेक्स्ट ईयर तक तो पूरा रिकवर हो गया था। 9/11 जब हुआ था, तब एक साल में ही पूरा की पूरा इम्पैक्ट रिकवर हो गया था। रसिया यूक्रेन वॉर, 1800 पॉइंट निफ्टी जो डाउन गया था, वो 6 महीने में रिकवर हो गया था। इसराइल हमास का जो लास्ट टाइम वॉर हुआ था, एक ही दिन का जो ड्रॉप था, वो
उसके बाद ऑल टाइम हाई चला गया। तो शॉर्ट टर्म तो पेन होने वाला है, नो डाउट। लॉन्ग टर्म में रिकवरी इज इमिनेंट, मतलब वो कोई रोक नहीं सकता। इकोनॉमी कभी बंद नहीं होती वॉर की वजह से। आप ना ही खाना खाना बंद करोगे, ना पेट्रोल लेना बंद करोगे, ना ही क्रूड प्रोड्यूस होना बंद होगा, क्योंकि आपको इम्पैक्ट हो रहा है, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो जब तक। ठीक है। मार्केट इवेंचुअली फंडामेंटल्स पर ही वापस आता है, हमेशा। ये प्रूवन फैक्ट है। यहाँ पर वही रह जाएगा कि जिसके फंडामेंटल अननेसेसरी हाइप किए गए थे, और जिसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हाइप थी, वो एक बार गिरा, उसका खड़ा होना बहुत मुश्किल है। चलो आगे बढ़ते। अब ये जो वॉर है, ये कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो रही है। सो देखिए, ये मेजर जो रेड सफरिंग है, ये मेजर सफरिंग जो है आपके क्रूड ऑयल की वजह से, और वॉर की वजह से इनको इम्पैक्ट क्वाइट पॉजिटिव, या फिर इन कंपेरेटिव टू जो नेगेटिव हो रहा है उनसे कम हो रहा है। तो पॉइंट नंबर वन, एविएशन। आपका जेट फ्यूल महंगा हो जाता है। आप देख सकते हो इसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट आपका इंडिगो है, जेट एयरवेज तो ऑलरेडी खत्म ही हो चुका है। आपका इंडिगो ऑलरेडी 6,000 से 4,000 पर आ चुका है। पेंट्स आपके देख लीजिए, एशियन पेंट्स, बर्जर, उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट हो चुका है। एफएमसीजी है, जो हमारे स्टॉक्स है, आईटीसी एंड ऑल, वो भी डाउन हो चुके हैं, क्योंकि इन सब का, और ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, स्टील, एल्यूमिनियम, ये इनकी एलाइड इंडस्ट्री जो है वो भी डाउन हो चुकी है। बिकॉज इन सब का जो बेस मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो ही आपका एक तो कम हो गया है। सेकंड थिंग, उसका रेट बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ विच इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट है। अभी वॉर की वजह से बेनिफिट किसको हुआ? पॉइंट नंबर वन, डिफेंस को, क्योंकि डिफेंस में बजट राइज होना ही होना है। वॉर कहीं पे भी हुई, इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस पॉलिसी है उसकी वजह से बजट रेस होगा ही डिफेंस का। दिस इज इनइविटेबल। एंड सेकंड थिंग, कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट का भी अभी जो ओ, उनका इम्पैक्ट हुआ है, दे ऑल्सो रियलाइज, सो समहाउ दे विल ऑल्सो इंक्रीज देयर defense budget, and India one of the beneficiary, will going to be one of the beneficiary of that budget. हमारे बहुत सी आइटम्स डिफेंस की वहाँ पर डेफिनेटली एक्सपोर्ट होगी। ये आप लिख के रखिए, विद इन वंस दिस वॉर गेट ओवर, आप देखिएगा कहीं ना कहीं डिफेंस पैक्ट साइन होना स्टार्ट होगा इंडिया के साथ में, या फिर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट स्टार्ट होगी। सेकंड थिंग, गोल्ड ईटीएफ, कहीं ना कहीं गोल्ड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, बट आपकी पोर्टफोलियो का 2% 5% थोड़ा आप गोल्ड ईटीएफ में एनी टाइम डाल सकते हो। आईटी बेनिफिट, अब रुपी फॉल होगी तो आईटी का बेनिफिट तो होगा, बिकॉज जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपका रुपी डीवैल्यू होगा। लेकिन आईटी में हमेशा एक, राइट नाउ जो ट्रांजिशन पीरियड और जो मेजर इम्पैक्ट एआई का हम बोल रहे हैं, उसको फैक्टर इन करने में आईटी कंपनीज को थोड़ा टाइम लगेगा। अदर दे हैव टू गेट दी कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ अग्रीमेंट, कुछ एमओयू करना पड़ेगा, कुछ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव टू अलाइन विद द एआई रैपिडली, जिस तरह चल रहा है। फार्मा, वॉर होगी तो फार्मा का तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ना ही बढ़ना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो दीज आर दी मेजर सेक्टर्स विच वी कैन सी, जो इम्पैक्ट हो गए नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली बोथ। तो आपका पोर्टफोलियो कहाँ पर है, आपको ये ध्यान देना है। एंड ऑल्सो ध्यान रखिए कि इसमें से जो भी फंडामेंटली गुड कंपनीज है, जो अभी बिटन डाउन हुई है, वो कहीं ना कहीं वंस दिस दिस वॉर गेट ओवर वापस से ग्रोथ लेगी ही लेगी, देर इज नो डाउट अबाउट इट। अब सडनली एक पैनिक, और एक न्यू रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाली है कि सेबी एक सर्किट ब्रेकर डालती है कि भाई वॉर हो गया, और ईरान अगर कोई नया मिसाइल डाल देता है, मार्केट सडनली जाता है तो कितना जाएगा। तो मार्केट सेबी के हिसाब से देर आर सर्किट ब्रेकर है, 3 सर्किट सेबी ने लगाई है। 10% ड्रॉप, अगर आपका निफ्टी या सेंसेक्स 10% जाता है तो 45 मिनट्स मार्केट रुक जाता है, 50% जाएगा, फिर अगेन मार्केट के डिप्लॉयमेंट आके रुक जाता है, एंड 20% पे मार्केट पूरे दिन के लिए रुक जाता है। तो फ्री फॉल कभी नहीं होगा, बट हाँ 20% अगर सेंसेक्स गिरेगा तो आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा बिटन डाउन हो जाएगा फॉर श्योर। सेबी हैज बिल्ट इन सेफ्टी नेट टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर, प्योर पैनिक से बचने के लिए। अगेन पैनिक में क्या करना चाहिए ना, अगेन द थर्ड पार्ट। सो हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है वॉर का, सेकंड पार्ट इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है, थर्ड पार्ट अब करना क्या चाहिए। अब करने में देर आर मेजर 5
पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए। नंबर वन पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो आप पैनिक मत हो जाओ। आई नो जब आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है कोई भी इन्वेस्टर कोई भी इंसान जो है एक पैनिक में आ जाता है। बट पैनिक आना ठीक है, स्ट्रेस में आना ठीक है, बट उसके बेसिस पे लेके आप एक्शन या डिसीजन मत लो। पैनिक में सबसे अच्छा काम है कुछ मत करो, टेक अ बैक सीट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हैव अ ब्रॉडर व्यू। एक लंबा व्यू लेके सोचो। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ा काम होता है और सबसे अच्छा काम भी होता है। क्योंकि आप देखिए आज पैनिक की जगह पे कोई कंपनी अपना बिजनेस नहीं बंद कर रही है, ना आईडीएफसी अपना बैंकिंग बिजनेस बंद कर रही है, टीसीएस ना अपना कोई आईटी बिजनेस बंद कर रही है या उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, ना इंडिगो प्लेन उड़ाना बंद कर दी है एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक एरिया। क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस आप कभी नहीं बंद होगा आपका। तो जस्ट बिकॉज आपका अभी टाइम खराब चल रहा है, निकलना आपके लिए बहुत खराब होगा बिकॉज बहुत से लोगों ने पिक पीरियड में या फिर बहुत हाई वैल्यूएशन पे शेयर्स लिए हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स ने, और इस टाइम पे बेचोगे तो आपको 101% लॉस जाएगा ही लगेगा। तो जस्ट बिकॉज पैनिक में आके बेच के कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ रिग्रेट ही होगा। तो इट्स बेटर शिफ्ट टाइट एंड रिलैक्स। अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो अगेन अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो क्वालिटी स्टॉक में है, निफ्टी 50 लार्ज कैप में है, तो वो न्यूज़ देखकर बेचना, अपना लॉस करना है। क्योंकि अगर आपका लार्ज कैप है, बिजनेस अच्छा है, तो वो रिकवर करेगा ही करेगा। सेकंड थिंग, ये सभी सैलरी सभी जो भी रेगुलर इन्वेस्टर है एसआईपी में, प्लीज़ आपकी एसआईपी बंद मत करिएगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कंटिन्यू योर एसआईपी एज वेल एज अगर आपकी एसआईपी में आप 10-20% बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज आपकी यूनिट वैल्यू जो है वो यूनिट ब्लॉक्स आपका एसआईपी में वो मल्टीपल बढ़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट डाउन है, आपका यूनिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो वैल्यूएशन भी नॉर्मल हो रही है, तो आपका डबल साइड से बेनिफिट है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है एसआईपी आर पावरफुल होती होती है, आपको बहुत सस्ते भाव में आपको ज़्यादा एसआईपी मिलती है। तो ये कभी मत बंद करिएगा इसको। इनफैक्ट 10% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो भी आपके लिए बेनिफिट ही होगा 100%। थर्ड वन स्ट्रेटेजिक हेज होता है। कहीं पे आप थोड़ा बहुत गोल्ड में डाल सकते हो तो डाल दो, 5% 10%, बट नॉट मोर देन दैट। और एसजीबी अभी उतना अट्रैक्टिव रहा भी नहीं है और गोल्ड की प्राइस ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है। डायरेक्ट अगर कोई स्टॉक में जा रहा है तो डिफेंस आपका बहुत ही बेस्ट वॉच लिस्ट में रहना चाहिए, बिकॉज डिफेंस बजट आपका बढ़ रहा है, इंडिया की आत्मनिर्भर पॉलिसी है, एज वेल एज जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे हमारे रीजन में बढ़ रहा है वैसे हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अच्छी कंपनी देखिए, अच्छे वैल्यूएशन पे देखिए, डोंट गो ब्लाइंडली। फिफ्थ वन इज योर अपॉर्चुनिटी फंड। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी फंड है तो आप अराउंड 10 to 20% आपके पास अपॉर्चुनिटी फंड रखो। ऐसे टाइम पे जब मार्केट सडनली गिरता है तब आपका क्वालिटी स्टॉक जो है अगर वो 10 15 20 टका गिरता है तो वो लेने का बेस्ट टाइम है। देर इज़ नो अदर टाइम लाइक दैट। और लेके चुपचाप रख दो। बट ये आपका अपॉर्चुनिटी फंड होना चाहिए, ना कि आपका रेगुलर इमरजेंसी फंड। क्योंकि वॉर कितनी लंबी चलेगी आप नहीं जानते, तो इट हैज़ टू बी योर फंड विच यू हैव द एक्सिस। ओके। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सेल तभी आता है जब सबको डर लगता है। दिस इज द बेस्ट लाइन आई कैन से। एंड स्मार्ट इन्वेस्टर तभी बाय करते हैं जब लोग सेल करने पे आ जाते हैं। ओके, सो माइंडसेट शिफ्ट। अब मैं इस चीज़ को समराइज करना चाहता हूँ। क्या करना है? रिटेल इन्वेस्टर का रिएक्शन जो न्यू कमर है, जैसे न्यूआंस है, और ट्रेन या फिर आपको अगर लॉन्ग टर्म रहना है तो क्या करना है? पैनिक फियर में आके सेल क्वांटिटी करना है आपका। आप ऐसे भी पॉज कर दोगे तो इन सब का रिजल्ट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस में होगा और आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ट्रेन इन्वेस्टर जो है पैनिक एक्नॉलेज यानी एक्सेप्ट करना कि ठीक है पैनिक है, स्ट्रेस है, बट रैशनली करो आप एक्ट जो है, पैनिक में मत करो। डिप्लॉय 5-10% फंड है तो डिप्लॉय करो, आपकी एसआईपी कंटिन्यू रखो, 5-10% बढ़ा दो। डिफेंस में कुछ स्टॉक में देखना है तो वो देखो थीम में।
इसका रिजल्ट आपको 1-2 साल में हाईएस्ट रिटर्न में मिलेगा, विदाउट एनी डाउट। ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट टू से, वॉर इज स्कैरी, यस इट इज, न्यूज़ इज स्कैरी, वो भी रहती है। द रेड पोर्टफोलियो इज स्कैरी, वो लगता ही है, आप कोई कोई नया नहीं है। ठीक है, सबको डर लगता है। पर डाटा ये कहता है कि जो लोग उस वक्त बैठे रहते हैं, एसआईपी चलती रहती है और थोड़ा खरीदा भी रहता है, वो लोग सबसे ज्यादा रिटर्न लेके जाते हैं। ओके। तो इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे काम, ट्रेन। इन्वेस्टर वही होता है जो पैनिक फील करे और फिर भी रेशनल काम करे। तो ये ही मेरा आज का आपको तो यही मेरा आज को आपको कहना था, या फिर मेरा डिस्कशन है कि पैनिक में आके कोई ऐसा डिसीजन बना ले कि जहां से आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही उठाना पड़े। ओके। सो या एट लास्ट, अब मेरा बोलना यही है कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, अभी लाइक करो। सीरियसली ये एक छोटा सा काम है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। कमेंट में भी बताओ कि वॉर के टाइम आप क्या कर रहे हो, बेचा खरीदा या फिर आप सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो। मुझे जेन्युइनली जानना है। और अगर कोई दोस्त या फैमिली मेंबर है जिसको पोर्टफोलियो डाउन देख के नींद नहीं आ रही है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करो। शायद आज तुम्हारा एक वीडियो उसके लाखों रुपए बचा ले। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ईरान में कितना क्रूड ऑयल है, कहाँ पर इसका कितना इम्पैक्ट है, और वॉर का स्टेटस क्या है, एंड कौन से और सेक्टर इसमें स्पेसिफिकली इम्पैक्ट हो रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, वो हम सबका ब्रेकडाउन करेंगे। सो एट लास्ट यही बोलना है, इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे काम, एंड मिलते हैं। गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।